हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो वेलकम टू अनकोड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मैं पढ़ाऊंगा आपको डीएसए। आज पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिगो नोटेशन के बारे में। बिगो नोटेशन के बारे में बहुत सुना होगा आपने शायद। तो पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो माय नेम इज़ मिहिर सिंह एंड मैं एनएसआईटी से पास आउट हूँ, एनएसआईटी दिल्ली। एंड मैं एस डी ही हूँ एक्सपीडिया में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं 5 स्टार रेटेड हूँ कोड शेफ पर मैक्स एंड एक्सपर्ट ऑन कोड फोर्सेस। तो मैं एक एक्टिव कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हूँ। आज भी मैं कॉन्टेस्ट देता रहता हूँ। तो जो भी मेरी वीडियोस होगी इन सब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी। सी प्लस प्लस लैंग्वेज, डी एस ए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, सी पी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है। तो अगर किसी को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो अकेडमी का तो ये कोड यूज कर सकते हो, MIHIR10। इससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। तो जो अनअकैडमी पर नए बैचेस चल रहे हैं, लाइव हो चुके हैं, उनकी डिटेल्स है स्क्रीन पर। तो सिस्टम डिजाइन, बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक डेवलपमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स लाइव हो चुके हैं। ये सब 22 जून को। ड्यूरेशन भी आपको दिख रही होगी। तो सिस्टम डिजाइन जो है बहुत आजकल इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है। लो लेवल डिजाइन, HLD, हाई लेवल डिजाइन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप यूज कर सकते हो, कोर्स का फायदा उठा सकते हो। बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट तो जोरों शोरों पे है ही, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको इसी का मैक्सिमम यूज आएगा। ठीक है। ये डीएसए प्रोग्रामिंग तो एक पिलर है, मेन काम हमारा ऐसा ही होता है, फुल स्टैक या बैक एंड डेवलपमेंट का। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको फंडामेंटल से करियर रेडीनेस तक लेकर जाया जाएगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू में कंप्यूटर फंडामेंटल्स तो पक्का पूछा जाता है। तो ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क, सब कुछ कवर होगा इसमें। ये एक मास्टर कोर्स है, तो आप ये ले सकते हो। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इंडिया के बेस्ट प्रोग्रामर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस में मतलब आप कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो उनसे, वो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है। और डाउट सपोर्ट होगा, आपको टीचिंग असिस्टेंट दिए जाएंगे, उनसे आप अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। कोई आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में डाउट आया या कहीं और डाउट आया तो। एंड कोड शेफ जो कि एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट है, उससे आपको प्रॉब्लम्स उठाकर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है। तो वो ये गेम होता है मेन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर का, बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, कि भाई कोड शेफ की सारी प्रॉब्लम मेरे से हो जाए। तो वही प्रैक्टिस करवाएंगे, वही चाहिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, आपके गोल के हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये विदाउट डिस्काउंट प्राइस है पर मंथ। तो आप अगर ये इसमें एनरोल करना चाहोगे तो इस कोड को यूज़ कर लेना और आपको 10% ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अ रेफरल कोड, यहाँ पर रेफरल कोड में डाल देना। ठीक है। तो आज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिगो नोटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, मतलब कि इसका यूज क्या है। तो भाई कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं, एल्गोरिदम कोड लिखते हैं उसका, किसी एल्गोरिदम का। ठीक है। तो कोड की कुछ रनिंग टाइम होती है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है, उसका स्पेस कितना लिया उसने, वो चीज़ें होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है या नहीं भी है, तो डीएसए या इंटरव्यू प्रिपरेशन ले लो या नॉर्मल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ले लो, कहीं पर भी एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपका कोड फास्ट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, जल्दी नहीं चल पा रहा, ज़्यादा स्पेस ले रहा है, जितनी लिमिट उसको दे रखी है, हमें एक लिमिट दे रखी होती है कि इतने स्पेस में हमें सॉल्यूशन बनाना है या इतने टाइम के अंदर हमें सॉल्यूशन हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर उसमें आपका नहीं हो रहा है तो वो सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। तो आपको एक तरीके से एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए। तो वहां पर बात आती है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है। तो वही है ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम धीरे धीरे इसमें आगे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहूंगा कि भाई ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो, अगर ये मेरा मेन फंक्शन है, C++, बेसिक कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, अगर कोई वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ जीरो से, इंटीजर वेरिएबल है ए। ठीक है।
तो मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज करा, तो मैं कह रहा हूँ ये एक ऑपरेशन है, ठीक है, ये एक ऑपरेशन है। अब मैं कुछ और करना चाहूँ, मान लो सेकंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना चाहूँ कि मैं ए की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ए की वैल्यू प्रिंट कर दी, ये एक ऑपरेशन है। या मैं कोई फॉर लूप यूज करके, फॉर लूप मान लो मैं 5 बार चलाना चाह रहा हूँ, तो 5 बार फॉर लूप में चला रहा हूँ यहाँ पर, और मैं 5 बार ए प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो ये कितने ऑपरेशन हो गए, ये 5 ऑपरेशन हो गए, ये पूरा, ठीक है। तो ये भी एक ऑपरेशन है, ये 5 ऑपरेशन है। टोटल ऑपरेशन कितने हुए अपने, टोटल ऑपरेशंस 1 + 1 + 5, तो अपने यहाँ पे 7 ऑपरेशन अप्रोक्सीमेटली हो गए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको मैं रिटर्न 0 को अभी यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हम नहीं मान रहे हैं। तो ये 3 चीजें हमने करी। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एक बेसिक यूनिट क्या होती है। अगर हमें टाइम मेजर करना है या कुछ भी मेजर करना है, तो एक बेसिक यूनिट, एक स्टेटमेंट को हम लेके चल रहे हैं कि भाई ये एक ऑपरेशन है, ये भी प्रिंट स्टेटमेंट भी एक ऑपरेशन है, ठीक है, और ये फॉर लूप भी एक ऑपरेशन है। तो ये कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, 5 बार हो रहा है, इसको हम एक ऑपरेशन मानेंगे क्योंकि फॉर लूप 5 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 to 5, तो 5 ऑपरेशन हो गए टोटल, ठीक है। और ये हमारा प्रिंट हो गया एक ऑपरेशन, और ए हो गया एक ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब जो हमारी चीज आती है कि यार जो हमें प्रॉब्लम दी होती है डीएसए में या कॉम्पिटिटिव में, कुछ भी कहीं पर भी प्रॉब्लम दी होती है, इंटरव्यू में कहीं पर भी, तो उसमें ना एक चीज होती है कि अगर हमारा 10⁸ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस, तो वो हम मानते हैं उसमें कि वो 1 सेकंड में परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि भाई हमारी जो 10⁸ ऑपरेशंस है वो 1 सेकंड में परफॉर्म हो जानी चाहिए। तो जो हमारी गिवन प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट होती है ना, जिसे हम टाइम लिमिट कहते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट होती है हर एक प्रॉब्लम की, वो मैक्सिमम केस में ना 1 सेकंड के आसपास होती है, ठीक है, 1 सेकंड के आसपास होती है। मतलब हमें क्वेश्चन में वो बता रहा है कि आप 10⁸ ऑपरेशन से ज्यादा यूज मत करना, वरना आपका टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। इस टाइम लिमिट के हमें अंदर करना होता है प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो हम 10⁹ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपना टाइम कितना लगेगा, 10⁸ में 1 सेकंड लग रहा है, 10⁹ में 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 10⁻10 में बोलूँ, इसमें 10⁻10 ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो कितना टाइम लगेगा, 100 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम अपना अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं इसको बेसिस मानकर कि 10⁸ ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो 1 सेकंड लगता है। तो ऐसे ही अगर मान लो 10⁻7 ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करने हैं, तो मैं कितने सेकंड लूंगा, 1/10, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, और उस हिसाब से हम टाइम लिमिट को चेक करके कि भाई टाइम लिमिट कितनी है, मान लो 1 सेकंड टाइम लिमिट है, तो मेरे को इतने ऑपरेशन ही परफॉर्म करने हैं या इससे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो ही मेरा कोड जो है एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली। एम तो यही है, कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो ऑपरेशन हमने देखा, ठीक है, मैं ऑपरेशन आपको दिखाता हूँ दोबारा। तो ये ऑपरेशन था, ये चीजें जो है, ये नंबर ऑफ ऑपरेशन है, ये हमारी कंस्ट्रेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर 1 सेकंड है तो 10⁸ से कम होना चाहिए। तो ये चीज हो गई एक कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखा हमने, और कौन कितने ऑपरेशन कितने सेकंड में परफॉर्म होते हैं ये भी देखा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हमें ऑपरेशंस के बारे में पता है क्या होते हैं, और कितने ऑपरेशन कितने सेकंड में एग्जीक्यूट होते हैं ये भी पता है। अब हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। लेट मी चेक, वीडियो सही चल रही है, सही चल रही है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये एक रिलेशन है चेंज इन एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन टाइम with respect to the solution size, या ऐसा कह लो इनपुट साइज कह लेते हैं इसको, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज। तो इनपुट साइज को मैं n मान रहा हूं, तो ये रिलेशन जो होता है ना, जो अपना चेंज होता है इन एग्जीक्यूशन टाइम किसका, ऑफ एल्गोरिदम, जो भी हमने एल्गोरिदम बनाया है उसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा कुछ, है ना। मान लो हमने O ऑफ n का एक वो बनाया, अभी ये O क्या है ये भी देखेंगे क्या है। मान लो अभी के लिए कुछ है ये, तो O ऑफ n का हमने कोई एल्गोरिदम बनाया, तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो इनपुट साइज है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसमें इनपुट हमें n मान रहा हूँ, तो n पे कैसे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली कर रहा है इसमें। तो अगर O ऑफ n था तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, तो ये लीनियरली वेरी करेगा कि अगर n जो है इंक्रीज करेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम भी है, इंक्रीज करेगा एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो ये चेंज जो है ना एग्जीक्यूशन टाइम में विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज चेंज होगा, तो एग्जीक्यूशन टाइम कैसे चेंज होगा, वही है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उनके बीच का जो रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें पता चल गई क्या होती है, डेफिनेशन, थ्योरी, प्रैक्टिकल जो देखने को मिलेगा वो क्या है, वो है बिग ओ। बिग ओ बहुत सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो। ठीक है, तो चलो मैं डिलीट करता हूं इसे जरा। तो बिग ओ, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं नोटेशन, बिग ओ होता है, थीटा होता है, गामा होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो हम बिग ओ की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो थीटा और गामा भी होता है, तो इसे हम एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं और किसी को बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे बिग ओ की। बिग ओ क्या है, ये है बिग ओ, ये होता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को ये दर्शाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी एल्गोरिदम एफ ऑफ एन कोई एल्गोरिदम है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं टी ऑफ एन से डिनोट करता हूं उसे, टी ऑफ एन, क्योंकि इनपुट साइज एन पे डिपेंड करेगा, इनपुट साइज एन पे डिपेंड करेगी ना कॉम्प्लेक्सिटी। मान लो ये है 3n² प्लस 4n। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बिग ओ क्या होगा इसका, बिग ओ ऑफ 3n² प्लस 4n क्या होगा, ये होगा बिग ओ ऑफ n²। क्यों होगा, बिग ओ जो है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है किसी भी एल्गोरिदम का। ठीक है, इस पे भी आएंगे वर्स्ट केस क्या है, पहले हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि बिग ओ कैसे निकलता है। तो बिग ओ हमेशा हायर ऑर्डर टर्म्स को यूज करके निकलता है। ठीक है, हायर ऑर्डर टर्म्स मतलब जिसकी पावर ज्यादा है, n बड़ा या n² बड़ा, अगर हम n की कोई वैल्यू डालेंगे तो n ज्यादा बड़ा आएगा या n² ज्यादा बड़ा आएगा, n² इज ग्रेटर देन n, तो हायर ऑर्डर टर्म कौन सी हुई, n² हुई, n² हायर ऑर्डर टर्म हुई। तो हम हमेशा जो बिग ओ है, बिग ओ मतलब वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो हम दिखाते हैं वो बिग ओ का यूज करके दिखाते हैं। बिग ओ में हमेशा हायर ऑर्डर टर्म्स आती है, मैं यहां पर लिखता हूं हायर ऑर्डर टर्म्स, सिर्फ हायर ऑर्डर टर्म्स को ही हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशन में। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऐसे दिखा रहे थे 3n² प्लस 4n, तो बिग ओ में सिर्फ हायर ऑर्डर टर्म्स आएगा और उसका जो भी कांस्टेंट है वो भी हम हटा देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो मान लो ये कुछ an² प्लस bn था, अभी a3 है b4 है, तो मैंने इसको सीधा n² लिख दिया, बिग ओ ऑफ n²। क्यों लिख दिया, क्योंकि हम फर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को हायर ऑर्डर टर्म्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने n हटा दिया, n² रहने दिया और n² का कांस्टेंट भी हटा देंगे। ठीक है, तो हमने ये चीज समझ ली कि बिग ओ कैसे लिखते हैं, किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें गिवन है तो बिग ओ कैसे निकालेंगे ये हमें पता चल गया। अब मान लो cn² है हमारी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमें बिग ओ में क्या लिखेंगे,
हम बिग ओ में सिर्फ एन स्क्वायर लिखेंगे, हम सी को निग्लेक्ट कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म्स हटा देते हैं और हायर ऑर्डर टर्म्स रखते हैं। 2 पॉइंट आ गए यहाँ पे बिग ओ के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सी जो है हमारा बहुत कम है एन से, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर सी एन के बराबर हो गया तो ये सी एन स्क्वायर ये हो जाएगा, तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमें इसको पूरा लेना पड़ेगा एन क्यूब, ये हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन क्यूब। तो जो यहाँ पर कांस्टेंट मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ वो हमेशा बहुत छोटा होगा हमारे एन से, इनपुट साइज से। जो हमारा सॉल्यूशन में इनपुट साइज है एन, उससे बहुत कम होगा, ठीक है। सी वेरी वेरी लेस देन एन, तो हमने सी को निगलेक्ट करा, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एक चीज ये हो गई। इस केस में कई बार हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो कांस्टेंट होगा वो तो कम ही होगा। कांस्टेंट कम नहीं होता, कई बार कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। मान लो कांस्टेंट सी एन स्क्वायर में सी कांस्टेंट है, सी एन बाई टू हो गया, तो ये कम नहीं है, ये एन के एन बाई टू जो है वो एन के आसपास ही है, ठीक है। हम क्योंकि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में इन सब कॉन्स्टेंट्स को निगलेक्ट करते हैं, तो एन बाई टू एन के आसपास ही है, तो एन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस केस में भी जो बिग ओ होगा वो एन क्यूब आएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। चलो हम ये समझ गए, 2 पॉइंट समझ गए हम बिग ओ का। बिग ओ के 2 पॉइंट क्या, एक हायर ऑर्डर टर्म्स आती है, हायर ऑर्डर टर्म्स आती है, और दूसरा कि कॉन्स्टेंट्स को जब भी निगलेक्ट करना है जब सी जो कांस्टेंट है वो वेरी वेरी लेस देन द इनपुट साइज एन है, ठीक है। तो 2 चीज हो गई, बिग ओ हमने समझ लिया। अब वेरियस बिग ओ जो आपको आपसे मिलते रहेंगे किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू, जो आपने बहुत सुने भी होंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिग ओ नोटेशन समझ में आनी चाहिए क्या है। तो यहाँ पर हम ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल देख रहे हैं जो हमें यूज आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो लेट्स सी वेरियस बिग ओ। तो चलो, जैसे कि हमने बिग ओ के 2 पॉइंट देखे, ठीक है। बिग ओ के 2 पॉइंट देखे, एक तो हायर ऑर्डर टर्म्स, हायर ऑर्डर, और दूसरा क्या देखा कि कांस्टेंट निगलेक्ट जब ही होंगे, सी एन स्क्वायर जो है वो एन स्क्वायर जब ही होगा जब सी वेरी वेरी लेस देन एन होगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, और आगे बढ़ते हैं अब। तो हम बिग ओ देखने वाले हैं, वेरियस बिग ओ, और उनके एल्गोरिथम्स देखेंगे कि कैसा कोड होगा जिसका बिग ओ ये होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बिग ओ ऑफ 1, ठीक है। बिग ओ ऑफ 1 क्या है, ये मतलब है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है किसी एल्गोरिथम की वो कांस्टेंट है, उसको हम 1 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम में हम परफॉर्म कर पा रहे हैं उस एल्गोरिथम में ऑपरेशंस को, तो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बोलते हैं बिग ओ ऑफ 1। वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस में यहाँ पर समझाता हूं कि चलो कोड के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो मान लो हमें कोई नंबर गिवन है, मान लो हमें एक नंबर n इनपुट हुआ, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि ये नंबर ऑड है इवन है, ठीक है। तो ऑड है इवन है ये पता लगाना है। तो हमने चेक करा क्या n एंड 1 आएगा, n का 1 के साथ एंड 1 आएगा क्या, बिटवाइज एंड, सॉरी लॉजिकल एंड, बिटवाइज एंड होगा, सॉरी, हाँ। तो ये क्या 1 आएगा, अगर 1 आएगा तो ये ऑड है। या सिंपल टर्म्स में, अगर ये मैं बाद में कभी समझाऊंगा, किसी को ये नहीं भी आ सकता है, सिंपल टर्म्स में हम करते हैं कि हम n को 2 से डिवाइड करते हैं अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, n इज इवन, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, n इज ऑड। तो यहां पर हमने क्या करा, मैं ऑपरेशंस लिखता हूं, ठीक है। एक ऑपरेशन ये, एक ऑपरेशन ये, फिर एक इस स्टेटमेंट का पूरे को हम एक ऑपरेशन मान लेते हैं, ठीक है। और ये एल्स का एक स्टेटमेंट हो गया, ये एक ऑपरेशन। तो इफ एल्स में से हमेशा कोई एक ही एग्जीक्यूट होता है, तो मैं एक ही मान लेता हूँ इसे टोटल को। तो हमने यहाँ पे 3 ऑपरेशन परफॉर्म करे, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। मैंने इफ ब्लॉक पूरे को और एल्स ब्लॉक पूरे को एक ऑपरेशन माना है। तो इफ और एल्स में से कोई एक ही चलेगा, इफ एल्स दोनों तो एक साथ चलते नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस क्या हो गए,
तो बिग ओ वर्स्ट केस, बिग ओ ऑफ वन, बिग ओ ऑफ वन, बिग ओ ऑफ वन, ये एक अप्रोक्सीमेशन है, आइडिया बता रहा हूँ कैसे सोचना है। तो 3 ऑपरेशन हुए अपने परफॉर्म, तो मैंने तीनों को बिग ओ की टर्म्स में लिखा कि वर्स्ट केस में वो कितना टाइम लेंगे, कांस्टेंट टाइम लेंगे। तो बिग ओ ऑफ वन, तो ये क्या आएगा, ये बिग ओ ऑफ थ्री जो आएगा, यहाँ पर जो बिग ओ ऑफ थ्री आने वाला है, इसको मैं बिग ओ ऑफ वन ही लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हम कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन को अगर ओ ऑफ 10 भी होता तो भी मैं उसको वन ही लिखता, क्योंकि हम एन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट साइज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एन अगर 10 की पावर 9 भी है तो भी हम यहाँ पर ओ ऑफ वन, ओ ऑफ थ्री ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो 10 की पावर 9 के रिस्पेक्ट में 3 जो है बहुत कम है, तो हम इसे कांस्टेंट मान रहे हैं, वन मान रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन का, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट टाइम में हुए, इसमें हमने कोई भी एन पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखी, सीधा हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई, इनपुट लिया और बता दिया कि नंबर इवन होगा या ऑड होगा। तो कोड को चेक कर लेते हैं। तो एन डालते हैं हम 10, तो एन इज इवन। ठीक है, अब एन की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन वो सब बात की बातें हैं। तो ये हो गया ओ ऑफ एन। अब हम बात करेंगे, अब अगले पे देखते हैं। ओ ऑफ वन समझ गए, सॉरी ये ओ ऑफ वन था, तो ओ ऑफ वन हम समझ गए, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं पूरे एल्गोरिदम में, कहीं पर भी एन पे डिपेंडेंसी नहीं है, ना लीनियरली ना क्वाड्रेटिक ना कुछ और। ठीक है, अब हम देखेंगे ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन मतलब लीनियर, मतलब जो हमारा एल्गोरिदम है वो एन पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ एन पर और ओ ऑफ एन का, तो वो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये कुछ स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी मतलब लीनियरली डिपेंड करेगा। ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी, तो हम ये देखते हैं ओ ऑफ एन का कोई एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको समझते हैं कैसे होगा। चलो, तो ये हो गया ओ ऑफ वन का हो गया, इसको डिलीट करते हैं। ओ ऑफ एन, तो हमने एन इनपुट करा, अब हमें निकालना है सम। ठीक है, सम ऑफ एन नंबर्स, मान लो सम ऑफ एन नंबर्स हमें निकालना है, फर्स्ट एन नंबर्स 1 to n। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम, सम ऑफ 1 to n, 1 to n का सम निकालना है हमें। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सम वेरिएबल लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज करा और एक फॉर लूप यूज करा। ठीक है, फॉर लूप यूज करके मैंने सम में ऐड कर दिया, सम इक्वल टू सम प्लस आई। हर इटरेशन में मैंने आई को सम में ऐड कर दिया और मैंने सम प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम हुआ। अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, तो मान लो ये एक ऑपरेशन है, हमने ऑपरेशंस के टर्म्स में पढ़ा है इसे। ठीक है, तो ऑपरेशंस हम निकाल रहे हैं, ये ऑपरेशन है, ये एक ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन। तो ये फॉर लूप पूरा कितना ऑपरेशन होगा, एन ऑपरेशन, एन। ठीक है, क्योंकि ये एन बार चल रहा है तो मैं इसे एक ही मान रहा हूँ। फिर हमने प्रिंट करा, वो एक ऑपरेशन है। तो टोटल कितने ऑपरेशन हुए, टोटल ऑपरेशंस, टोटल ऑपरेशन अपने पास हो गए 1 + 1 + 3 n और 1। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, बिगो की जरूरत नहीं है यहाँ पर। 1 1 + 1 + n। ठीक है, 1 + 1 + 1 + n + 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए, ये कुछ n प्लस समथिंग हुए, 1 2 3 4। लेकिन हम इसे बिगो की टर्म्स में क्या लिखेंगे, O ऑफ n, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट्स को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हायर ऑर्डर की टर्म्स में हम लिखते हैं, हायर ऑर्डर यहाँ पर n है, जो n है वो हायर ऑर्डर टर्म है। ये 4 एक कांस्टेंट है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं बिगो में लिखने के लिए। बिगो में हमने सिर्फ n को यूज करा, तो ये लीनियरली हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर n पर डिपेंड ज्यादा कर रहे हैं। अगर n मान लो 10 की पावर 5 है तो 4 मैटर नहीं करेगा 10 की पावर 5 के सामने, जैसा कि हमने देखा था, जैसा कि हमने देखा था कि जो भी, हाँ, जो भी जो कांस्टेंट होगा, मान लो n + c है, तो c जो होगा ये भी बहुत कम होगा, ये कांस्टेंट है।
ठीक है, बहुत कम होगा n से, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर c जो है मान लो cn हो गया, n हो गया, तो ये 2n हो गया, 2n हो गया, तो हम इसमें भी 2 को इग्नोर कर देते हैं और बिग O ऑफ n कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 जो है cn है एक तरीके का, और c बहुत छोटा है n से, c बहुत छोटा है n से, तो हम इसे O ऑफ n कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो c था वो n हो जाता, तो ये n स्क्वायर हो जाता, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, समझ रहे हो? तो एक चीज ये हो गई। तो हमने बिग O ऑफ n का एग्जांपल देख लिया, ठीक है। मैं ये जो मोस्ट पॉपुलर बिग ओज हैं उनके एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉब्लम देखेंगे कि प्रॉब्लम कौन सी होगी और कैसे समझना है उसे, कि इसमें क्या लगेगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो एल्गोरिदम, जो सॉल्यूशन होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो बिग O ऑफ n देख लिया हमने। अब हम देखेंगे बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? ये है जी क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है। इसकी डिपेंडेंसी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की है इनपुट साइज n पर, वो क्वाड्रेटिक है। तो चलो देखते हैं इसे। तो क्वाड्रेटिक देखने के लिए इसको डिलीट करो। तो यहाँ पर आपको फंडा समझना है कि कॉम्प्लेक्सिटी का हम अप्रोक्सीमेशन निकालना चाह रहे हैं, हम एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे। एग्जैक्ट से हमें मतलब नहीं है, एग्जैक्ट हमारे काम की भी नहीं है, हमें अप्रोक्सीमेशन चाहिए कि लीनियर है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो मान लो कोई इनपुट n आता है हमारे पास। अब हमें बताना है कि भाई, मान लेते हैं कि हम कितने पेयर्स बना सकते हैं 1 to n नंबर्स का यूज करके, ठीक है। और तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स i j such that i लेस देन j, ठीक है। i लेस देन j होगा, ऐसे कितने पेयर्स में बना सकता हूं यहाँ पर i j, और i j क्या है? i j जो है वो ग्रेटर देन, यहाँ पर लिखता हूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू n है। तो i j की रेंज हमें पता चल गई और क्वेश्चन पता चल गया, नंबर ऑफ पेयर्स i j सच दैट i लेस देन j। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फॉर लूप लगाया i के लिए, i को इटरेट करूंगा कि भाई i1 होगा तो j कितने एग्जिस्ट करेंगे, i2 होगा तो कितने करेंगे, ऐसे n तक। अब j क्या क्या चूज कर सकता हूं बताओ? j को हमेशा i से बड़ा रखना है, तो i के नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे j को, है ना। तो ये चीज हमने करी, और इससे जितने भी यहाँ पर पेयर्स आएंगे ये वाले हम प्रिंट कर देंगे कि भाई ये i j हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालता हूं, है ना। तो ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन हो गए O ऑफ 1, इसको हम इग्नोर करेंगे। हमारा मेन है ये, क्योंकि हमारा इनपुट साइज n पे जो डिपेंडेंसी होगी वही हमारा वर्स्ट केस में आएगा। वर्स्ट केस मतलब बिग O में वो आएगा, क्योंकि वो हायर ऑर्डर टर्म्स है। इंट n हायर ऑर्डर टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, O ऑफ 1 है ये। हमें चाहिए n पे डिपेंडेंसी, n ये है। तो n पे डिपेंडेंसी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं i कितनी बार चल रहा है, 1 to n बार चल रहा है। j कितनी बार चल रहा है? हर i के लिए j i+1 से n बार चल रहा है। सॉरी, यहाँ पर इक्वालिटी आएगी, ठीक है। i+1 से n तक चल रहा है, तो हम इसको लिखते हैं टोटल ऑपरेशंस। मैंने इंट n और सी इन n को इग्नोर कर दिया है क्योंकि वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, मैं n वाले ऑपरेशंस को काउंट कर रहा हूँ। तो i इज इक्वल टू 1 के लिए कितनी बार चलेगा ये? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर i इज इक्वल टू 1, कितने इटरेशन होंगे सेकेंड लूप में? j इज इक्वल टू 2 से n तक जाएगा, तो n-1, ठीक है, n-1 बार चलेगा। फॉर i इज इक्वल टू 2 कितनी बार चलेगा? n-2 बार चलेगा, क्योंकि 3 से n तक जाएगा। तो ऐसे ही करते करते ये फॉर i इज इक्वल टू n कितनी बार चलेगा? 0 बार चलेगा, क्योंकि जब i n हो जाएगा j n+1 से स्टार्ट होगा और j लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो टोटल ऑपरेशन कितने हो गए? 0 + 1 + 2 + 3 n-1 तक का सम, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा
n इंटू एन प्लस वन बाई टू सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स, तो ये जाएगा n माइनस वन इंटू n डिवाइड बाई टू, तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n माइनस वन नेचुरल नंबर्स हो गया। ठीक है, तो ये इसकी आ गई नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब हमें क्या चाहिए, इसको अगर मैं खोलने की कोशिश करूं, ये आएगा n स्क्वायर माइनस n बाई टू, तो n स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूं n स्क्वायर माइनस n बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं इसको बिग ओ में लिखना चाह रहा हूँ कि भाई बिग ओ में ये क्या होगा। हमने ऐसे तो देख लिया इक्वेशन में क्या आ रहा है, बिग ओ में क्या आएगा। बिग ओ में क्या आता था, हायर ऑर्डर टर्म्स आती थी, कांस्टेंट इग्नोर हो जाते थे। तो हायर ऑर्डर टर्म क्या है यहाँ पर, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर है या एन है, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, तो एन स्क्वायर हायर ऑर्डर टर्म है। और कांस्टेंट डिवाइड बाई टू, वन बाई टू कांस्टेंट है, इसको इग्नोर करो। एन स्क्वायर आ गया बिग ओ, समझ रहे हो, एन स्क्वायर आ गया बिग ओ। तो यहाँ पर बिग ओ हो गया एन स्क्वायर। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं हम एन स्क्वायर, तो ठीक है, तो ये हो गया एन स्क्वायर। वर्स्ट केस क्या है, ये वर्स्ट केस है कि इससे कम नहीं हो सकती कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी की मतलब जो वर्स्ट केस है वो हम बिग ओ से डिनोट करते हैं कि भाई इससे कम नहीं हो सकती, इसकी एन क्यूब नहीं हो सकती, इसका क्वाड्रेटिक ही रहेगा वर्स्ट केस, तो हम वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने O1, ON और O ऑफ n स्क्वायर देख लिया है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मान लो किसी एल्गोरिदम का मान लो कोई एरे दिया है हमें, एरे हमें गिवन है A1, A2, A3, A4 ऐसे करके n लेंथ का एरे है। ठीक है, हमें गिवन। अब हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट ऑड नंबर। तो हमें फर्स्ट ऑड नंबर फाइंड करना है इस एरे में। मतलब फर्स्ट मतलब जिसका आई सबसे छोटा हो, यानी कि स्मॉलेस्ट आई क्या है 1 to n, इंडेक्स है I1 I2। ठीक है, ऐसे IN ये वाला। तो हमें स्मॉलेस्ट आई फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट ऑड नंबर इस एरे में। तो अब मान लो अगर A1 ही मेरा ऑड हुआ, इफ A1 इज ऑड, तो मेरा जो आंसर है एक बार में मिल जाएगा। मैं जो इटरेशन बनाऊंगा आई को 1 to n ट्रेवर्स करूंगा, जब मैं 1 पे होऊंगा तो मेरा A1 जो है वो ऑड होगा, मैं चेक करूंगा, मेरे को आंसर मिल गया। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, अगर मैं इसका कोड लिखूं यहाँ पर फटाफट से, ये क्वेश्चन है, इसका मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। ठीक है, इसका मैं कोड लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर आप बताना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। मान लो अपना कुछ एरे था, हमने n इनपुट करा और एरे भी इनपुट करा। ठीक है, एरे इनपुट करा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, फाइंड द स्मॉलेस्ट आई सच दैट a ऑफ i इज ऑड। a ऑफ i ऑड हो जाए, स्मॉलेस्ट आई बताना है, तो बता देंगे भाई। कैसे बताएंगे, शुरू से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। इफ अरे ऑफ i परसेंट 2 इक्वल 1, मतलब ऑड है, रिमाइंडर 1 आ रहा है यानी कि ऑड है, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो मैंने करा सी आउट आई, मतलब वो आई मेरे को मिल गया और मैंने ब्रेक कर दिया लूप से, इस लूप से मैं बाहर आ गया। तो इस कोड की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई कि भाई आई 0 पे ही अपना ऑड होगा, तो ये एक इटरेशन करेगा पूरा फॉर लूप और ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लेकिन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ये नहीं होती है। ठीक है, अभी मैंने क्या दिखाया कि मेरा i इज इक्वल टू 0, मतलब अगर मैं 1 बेस्ड की बात करूं तो i इज इक्वल टू 1 पर मेरा आंसर था, मतलब a ऑफ 1 जो है वो ऑड था, तो मैंने ये ऑड लेके ब्रेक कर दिया। तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, कांस्टेंट टाइम हुई ना, एक ऑपरेशन में मेरे को आंसर मिल गया। लेकिन मान लो कि वो मिला ही नहीं। ठीक है, ये मेरे को मिला लास्ट में। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इफ a ऑफ लास्ट एलिमेंट, मतलब n-1 पर जो एलिमेंट होगा वो ऑड है, इज ऑड, इज द ओनली ऑड नंबर
इन द अरे। अरे में an-1 ही एक ऑड नंबर है, तो मेरे को 0 से लेकर लास्ट तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को शुरू में थोड़ी पता है, मैं तो चेक कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को फर्स्ट आई चाहिए तो मैं शुरू से चेक करूंगा लास्ट तक जाकर, तो मेरे को लास्ट वाला यहाँ पर ऑड मिलेगा तो मैं ब्रेक कर दूंगा। तो इससे यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि मैंने n बार ऑपरेशन परफॉर्म करा, ठीक है, मैंने पूरे एरे को इटरेट करा, तो यहाँ पर O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लेकिन मैं अगर बिग O लिखूंगा एल्गोरिदम का, अगर मैं एल्गोरिदम इस कोड का, जो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर लिखा है उस कोड का बिग O लिखूंगा, इसका बिग O लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं बिग O ऑफ n लिखूंगा, ठीक है, बिग O ऑफ 1 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो होती है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वर्स्ट केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट केस नहीं, वर्स्ट केस, ठीक है। तो ये बिग O की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर और क्लियर कर दिया आपकी। तो हमने O ऑफ 1, O ऑफ n और O ऑफ n स्क्वायर देख लिया था, ठीक है। अब मान लो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लो कोई एक एरे गिवन है हमें 3 लेंथ का 1 2 3, ठीक है। हमें कहा है कि भाई प्रिंट ऑल परम्यूटेशंस ऑफ गिवन अरे ए, जो भी हमें ए अरे गिवन है उसकी ऑल परम्यूटेशंस को प्रिंट करो। तो उसके लिए हमें इस अरे की ऑल परम्यूटेशन को फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करना पड़ेगा तो इसकी ऑल परम्यूटेशन कितनी होगी। मान लेते हैं अभी के लिए कि इस अरे में सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कोई भी ए आई ए जे इक्वल नहीं हो सकते इस अरे में, ठीक है। ए छोटा ही ले लो इसका, क्योंकि मैंने हर जगह छोटा ले लिया। कलर चेंज। तो एरे की ऑल परम्यूटेशन को प्रिंट करना है। ऑल परम्यूटेशन कितने होते हैं, परम्यूटेशन अगर इसकी एरे की लेंथ n है तो परम्यूटेशन कितने होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं। 1 2 3 के क्या होंगे, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। तो ये सारे परम्यूटेशन होंगे इसके। ये कितने परम्यूटेशन हुए, n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 परम्यूटेशन। तो 6 परम्यूटेशन अगर मेरे को प्रिंट करने हैं, प्रिंट ऑल परम्यूटेशन, 6 परम्यूटेशन प्रिंट करना है, तो मेरा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इस एल्गोरिथम का जो भी मैं बनाऊंगा, O ऑफ n फैक्टोरियल। क्योंकि मैं n फैक्टोरियल बार तो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ही, क्योंकि मेरे को प्रिंट ही n फैक्टोरियल बार करना है, ठीक है। तो वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी n फैक्टोरियल तो आएगी ही। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा था n फैक्टोरियल टाइप के बिग O का, ठीक है। तो हमने लीनियर देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, कांस्टेंट टाइम देख लिया कि हमने बिना n पर डिपेंड करे कांस्टेंट टाइम में एक ऑपरेशन, 10 ऑपरेशन, 15 ऑपरेशन में हमारा आंसर बता दिया, वो हो गया कांस्टेंट टाइम बिग O, ठीक है। तो हमने बिग O की बात कर ली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस जो हमारे कोड शेफ कोड फोर्सेस पे प्रॉब्लम्स आती है उनमें क्या होता है ऐसा। तो लेट्स सी द प्रॉब्लम्स। तो जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर प्रॉब्लम ले रखी है, प्रॉब्लम ए, किसी कॉन्टेस्ट की है ये, ठीक है। कॉन्टेस्ट जो भी होगा ये मेरे को मतलब नहीं है उससे, मैं अभी कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ पर के टेस्ट केसेस हमें गिवन है। हर टेस्ट केस में हमारा इनपुट जो है वो 3 चीज है, n x और t। फिर इन तीनों का जो वो है कंस्ट्रेंट 2 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर 9 इसका कंस्ट्रेंट है, मतलब मैक्सिमम लिमिट है। मेरे को बताना है कुछ आउटपुट बताना है, ठीक है, कुछ भी मेरे को मतलब नहीं है। तो मैं इसको ना कोड में लिख के दिखाता हूँ जरा, कोड में कैसा दिखेगा। तो मान लो के टेस्ट केसेस थे तो मैंने के इनपुट करा। अब हर टेस्ट केस के लिए तो मैं वाइल लूप चला देता हूँ, के बार का वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप के बार चलेगा। हर टेस्ट केस के लिए मेरे को n, k और x, शायद 3 चीजें आ रही थी, n, k और x 3 चीजें आ रही थी। अब मैं यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मान लो परफॉर्म। हर टेस्ट केस के लिए मैं कुछ ऐसे परफॉर्म करूंगा और ये मेरा मान लो परफॉर्म फंक्शन है, इसमें कुछ काम होगा, ठीक है। मेरे को नहीं पता क्या काम होगा, इसमें कुछ होगा।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n k x। तो ये मैं हर टेस्ट केस के लिए कुछ ऐसा परफॉर्म करूंगा और नंबर ऑफ ऑपरेशन, मेरे को नहीं पता कितने होंगे। ठीक है, अब मैं देखो आइडिया लगाता हूँ कैसे। अब जो प्रॉब्लम जो है यहाँ पर, उसमें हर टेस्ट केस के लिए n k और x दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर nxt था, चेंज कर देंगे। तो nxt दिया हुआ है 2 × 10⁹। जैसा कि हमने देखा था 10⁸ अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 1 सेकेंड लग जाता है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर टाइम लिमिट कितनी है? 1 सेकेंड टाइम लिमिट है। तो यानी कि जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा वो इन तीनों में से किसी पर भी, मान लेते हैं अभी n को इनपुट साइज मान के चलते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड है, तो n जो है 2 × 10⁹ है। मतलब अगर हमने लीनियर रखा अपना सॉल्यूशन तो 2 × 10⁹ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, 1 सेकेंड को एक्सीड कर जाएगा। 1 सेकेंड 10⁸ है, 2 × 10⁹ यानी कि ये 20 × 10⁸ है, यानी कि 20 सेकेंड लग जाएंगे। अपने को 1 सेकेंड में करना है, यानी कि ये लीनियर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यहाँ से ये आइडिया लगेगा आपको, ये लीनियर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये nxt है, मैं चेंज कर देता हूँ nxt nxt, ठीक है, nxt। तो यहाँ पर मेरे को ये पता चल गया कि ये जो परफॉर्म जो फंक्शन है अपना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n तो नहीं हो सकती। n को मैं इनपुट साइज मान के चल रहा हूँ, बिग O ऑफ n तो नहीं हो सकती। जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर वो लेस देन है बिग O ऑफ n की, क्योंकि इसको अंदर कंस्ट्रेंट आना है। n क्या है? n है 2 × 10⁹। तो 2 × 10⁹ मतलब 20 सेकेंड। 20 सेकेंड लीनियर होगा अगर सॉल्यूशन, अगर O ऑफ n हुआ अपना सॉल्यूशन तो 20 सेकेंड लगेंगे। 20 सेकेंड ही लगाने, 1 सेकेंड से कम लगाना है। तो यहाँ पर मेरे को ये आइडिया लगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए लीनियर से। तो इसका असली में मैंने जो सॉल्व करा था लॉगरिथमिक सॉल्यूशन था। तो लॉगरिथमिक क्या होता है ये मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ। तो इस चीज को हम समझ रहे हैं ना, इसका जो सॉल्यूशन था वो log n था, ठीक है, log बेस 2n। तो log बेस 2n जो है वो अंडर कंस्ट्रेंट होगा, मतलब अंडर टाइम लिमिट परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि 2 × 10⁹ का अगर हम log निकालेंगे 2 का बेस रख के तो बहुत कम आता है, कांस्टेंट आता है, मतलब एक पता नहीं कितना आता है, अब निकाल के देख लेना। तो जो इसका सॉल्यूशन था, जो मैंने अपनी प्रॉब्लम दिखाई आपको, ये प्रॉब्लम का, तो ये बिग O ऑफ log ऑफ n में इसका सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, तो एक आइडिया लग जाता है कि कितनी टाइम लिमिट है और कितने कॉम्प्लेक्सिटी में इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको log n में मैंने सॉल्व करा, ठीक है। कांस्टेंट टाइम में भी हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। तो एक चीज अब मैं log n बताता हूँ कैसे क्या होता है log n, अगर आपको नहीं पता log n तो, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज है वो भी, जो कॉम्पिटिटिव में बहुत यूज होती है। तो log n देखते हैं अब। तो हम समझ गए कि ये परफॉर्म ऑपरेशन log n हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको हटाते हैं। तो मान लेते हैं अभी के लिए टेस्ट केस कुछ आएंगे हमारे पास। इन 10, ठीक है, अब n आया, हर टेस्ट केस में कुछ n आ रहा है। अब log n क्या है? अब मान लो मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को बताना है कि n को हम 2 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। मान लो मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स कैन वी डिवाइड n बाय 2। n को 2 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि log ऑफ n की वैल्यू क्या है ना, log बेस 2n की, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा while n ग्रेटर देन 1, तो अगर n ग्रेटर देन 1 है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो n को 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर ऑपरेशंस काउंट कर लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं, ऑपरेशन को काउंट कर लेते हैं, ऑपरेशंस प्लस प्लस। अब ये कितनी बार परफॉर्म होगा ऑपरेशंस, अगर हम यहाँ पे इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log बेस 2n होगी। क्यों होगी? एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 10 लेते हैं। 10 के लिए क्या होगा, सबसे पहले वाइल लूप चलेगा 10 के लिए, तो 10 से होगा 5, 5 से होगा 2, 2 से होगा 1, ठीक है। तो ये 3 बार चलेगा,
पहले 10 के लिए चलेगा, फिर 5 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा। ठीक है, तो यही लॉग ऑफ, ये क्या होता है, लॉग ऑफ 10 क्या होता है, बेस 2 है, यहाँ पर 3 होता है, 3 होता है ना, तो ये हमें लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की हमारी आ गई। ठीक है, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, समझ रहे हो, हर टेस्ट केस के लिए लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इसके लिए। तो इसका ओवरऑल बिग ओ हम क्या लिखेंगे, बिग ओ ऑफ टी इंटू लॉग एन, टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, हर टेस्ट केस के लिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये चीज, और ये चीज की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले एल्गोरिथम की लॉग एन, तो हर टेस्ट केस के लिए लॉग एन, तो टी इंटू लॉग एन, तो लॉग एन भी हमने देख लिया क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने सेलेक्ट करके रखी थी। तो जैसे मान लो ये एक प्रॉब्लम है, अब इसकी कंस्ट्रेंट में हमारा n का जो कंस्ट्रेंट है 3000 दे रखा है, तो मैंने कहा कि यार 3000 है, ठीक है, टाइम लिमिट 2 सेकंड है, 1 सेकंड 2 सेकंड के आसपास ही रहता है टाइम लिमिट, n 3000 है, यानी कि अगर मैं लीनियर सॉल्यूशन बनाता हूँ तो 10 की पावर 8 से तो कम ही होगा O ऑफ n, एक अगर मैं लीनियर सॉल्यूशन बनाता हूँ तो 3000 इज लेस देन 10 की पावर 8, तो 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। चलो ठीक है, n स्क्वायर बनाता हूँ तो 3000 इंटू 3000 कितना हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 6, 9 इंटू 10 की पावर 6, जो कि लेस है 10 की पावर 8 से, तो यानी कि ये भी अंडर टाइम लिमिट हमारा चल जाएगा। अब मैंने कहा n क्यूब बनाते हैं, तो हो गया 27 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ पर 10 की पावर 8 एक्सीड हो गया, यानी कि अपना टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे आइडिया लगा कि ये वाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन n स्क्वायर में पॉसिबल होगा, लीनियर भी हो सकता है लेकिन n स्क्वायर भी होगा। तो असली में मैंने ये जब सॉल्व करा था तो इसका n स्क्वायर ही सोल्यूशन है डायनामिक प्रोग्रामिंग से। तो हम ये वाले क्वेश्चन देखेंगे आगे वाली वीडियोस में आराम से, अभी हम सिर्फ टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं। तो n 3000 हुआ तो हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है। ठीक है, n 3000 n स्क्वायर टाइप का सोल्यूशन है, ये मैं यहाँ पर दिखा के समझाना चाह रहा हूँ। तो एक चीज ये हो गई। अब हमें एक चीज और समझनी है जो बहुत आपको देखने को मिलेगी, ये वाली चीज, ये कि हमारे कंस्ट्रेंट में ये लिखा होता है, टेस्ट केस कुछ होते हैं, n कुछ होता है, एक ये लाइन अलग से लिखी होती है कि सम ऑफ n ओवरऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो मैं इसके लिए बात करता हूँ क्या है। तो जैसे इसका मैं अगर टाइम लिमिट देखना चाहूँ तो 1 सेकंड का इसको हमारा सॉल्यूशन का टाइम लिमिट दिया हुआ है, 1 सेकंड में हमारा चल जाना चाहिए। तो मैंने कहा 1 सेकंड मतलब 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, तो मैंने कहा भाई कि टेस्ट केस कितने हैं, 3 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, n कितना है, 10 की पावर 5, तो 3 इंटू 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5, इसे मैं लिखता हूँ, है ना, मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर t की जो थी 3 इंटू 10 की पावर 5, n क्या है 10 की पावर 4, शायद 10 की पावर 4 ही है, 10 की पावर 5 है, ओके उल्टा कर दिया, तो ये 5 है ये 4 है। तो मैंने कहा कि हर टेस्ट केस के लिए अगर मैं O ऑफ n का सॉल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है, हर टेस्ट केस के लिए मैं अगर O ऑफ n का सॉल्यूशन बनाऊंगा, लीनियर का सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो t इंटू एन भी हो जाएगा हमारा, और t इंटू एन क्या है 3 इंटू 10 की पावर 9, तो ये तो 10 की पावर 8 से बड़ा हो गया, तो 1 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लेगा, 1 सेकंड ज्यादा लेगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, TLE, टाइम लिमिट एक्सीड हो गई। लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं होगी, ये चीज बहुत लोगों ने मिस करी होगी पक्का, जो बिगिनर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगी, क्यों, अब देखते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि सम ऑफ n ओवरऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 5 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 4 है टेस्ट केसेस, तो मैं आपको वहीं पे समझाता हूँ। अगर यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 4 टेस्ट केसेस हैं, तो मैं हर टेस्ट केस में n को 10 की पावर 5 नहीं ले सकता, जैसा कि मैंने यहाँ पर करा कि मैंने हर टेस्ट केस के लिए मैंने n को 10 की पावर 5 ले लिया, जिससे कि मेरा रिजल्ट ये आया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ n ओवरऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 5 इंटू 10 की पावर 5। हर टेस्ट केस में जितने भी n होंगे उसका टोटल सम इसको एक्सीड नहीं करेगा,
5 इंटू 10 की पावर 5 को एक्सीड नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हर टेस्ट केस में जो n का सम होगा, मतलब मान लो पहले टेस्ट केस के लिए n1, दूसरे टेस्ट केस के लिए n2, तीसरे टेस्ट केस के लिए n3, ऐसे करके nt, ठीक है। हर टेस्ट केस के लिए जितने भी n होंगे वो जो है लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 5 होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यही तो है मेरा t इंटू एन हर टेस्ट केस के लिए n। मैंने गलती क्या करी, हर टेस्ट केस के लिए n को मैक्सिमम ले लिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है हर टेस्ट केस में जितने भी n है उनका सम ये है। तो यहां पर मेरे को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं हर टेस्ट केस के लिए O ऑफ n का सॉल्यूशन बनाऊंगा, O ऑफ n2, ठीक है, O ऑफ n3, ऐसे कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, O ऑफ nt, तो बिगो आएगा। ये जो सम है, ये वाला जो सम है इसका, ये 5 इंटू 10 की पावर 5 एक्सीड करेगा नहीं, तो ये बिग O ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 5 ही तो हो जाएगा ना एक तरीके से। तो यहां से मेरे को क्या दिखा, 5 इंटू 10 की पावर 5 इज लेस देन 10 की पावर 8। तो ये 1 सेकेंड के अंदर अंदर चलेगा, 1 सेकेंड के अंदर अंदर चलेगा, अंडर टाइम लिमिट, ठीक है। तो हमारा ये सॉल्यूशन पास हो जाएगा। अगर हम हर टेस्ट केस के लिए लीनियरली सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन चल जाएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम थी रिसेंट ही डिवीजन 3 कोड शेफ के, फ्लैपी बर्ड, शायद लास्ट प्रॉब्लम थी ये। तो इसका सॉल्यूशन O ऑफ n में ही आ रहा था, मैंने इसको सॉल्व करा था, ग्रीडी सॉल्यूशन था इसका। तो ऐसे हमें समझना होता है। अगर हम गलत समझ लेंगे कि हर टेस्ट केस के लिए n जो है तो O ऑफ n तो होगा नहीं, कुछ लॉगरिथमिक बनाना पड़ेगा, तो लॉगरिथमिक सोचते सोचते हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो असली में O ऑफ इसका है, लीनियर सॉल्यूशन है। शायद ये O ऑफ log n में भी हो रहा है, पर किसी किसी में नहीं भी हो रहा होगा, तो उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट होती है, ठीक है। जैसे एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में n दिया है कुछ 2 इंटू 10 की पावर 4। इसमें भी हमें गिवन है कि सम ऑफ n ओवरऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 10 की पावर 5। तो ये वाली स्टेटमेंट हमेशा पढ़नी होती है, इग्नोर नहीं करनी, क्योंकि t इंटू एन नहीं होता हमारा, t इंटू एन नहीं होता। यहाँ पे तो ये सिमिलर ही आ रहे हैं t इंटू एन और ये, लेकिन हर केस में नहीं आते। जैसे इस वाले में नहीं आया, t इंटू 10 एक्सीड कर रहा था, पर ये चीज देख के हमें सब पता चल गया कि लीनियर सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें ये वाली लाइन जरूर देखनी है। तो एक चीज ये हो गई, हमने फिर बिगो नोटेशन देख लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देख ली, डिफरेंट बिगो के लिए एल्गोरिथम्स बनाए, ऑपरेशंस क्या होते हैं ये देखे, ऑपरेशंस 10 की पावर 8, 10 की पावर 10 के लिए कितना सेकंड लगेगा ये देखा, प्रॉब्लम्स देखी, प्रॉब्लम्स में कैसे गिवन होता है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम में n 3000 था, 3000 मतलब n स्क्वायर एक्सेप्ट हो जाएगा, n स्क्वायर जो है 3 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 8 है, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया लग गया कि हमारे सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर हमारा n ये है, तो n की मैक्सिमम लिमिट ये है। तो फिर हमने ये भी देख लिया कि भाई सम, ये वाली स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। ये वाली स्टेटमेंट देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन लीनियर होगा या क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें प्रोग्रामिंग में ध्यान में रखनी होती है। तो ये हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात। अब हम देखेंगे जल्दी से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में रिकर्जन वाला, क्योंकि कोई रिकर्जन वाला कोड होता है। चलो मैं दिखाता हूं। तो यहां हम उससे पहले एक चीज और देखते हैं कि मैं एक अगर रिकर्सिव कोड बनाऊं, कोई मेरे पास n इनपुट आ रहा है और कुछ बेस केस है कि अगर n1 आता है तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिकर्जन कॉल करना है n/2 पर, और एक और रिकर्जन कॉल करना है n/2 पर। ऐसा कुछ हमारा कोड है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर हम इसकी निकालना चाहें तो ये एक रिकर्सिव कोड है। रिकर्सिव कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्जन एक ट्री की स्ट्रक्चर में बनता है, तो इसको ट्री बना के देखो, ठीक है, इस वाले का ट्री बना के देखो। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास n साइज का आया, फिर हमने क्या करा, उसको 2 n/2 के लिए कॉल कर दिया, n/2, फिर इसको हमने फर्दर n/2 के लिए कॉल कर दिया, n/4, n/4। तो ऐसे करते करते हम कब तक जाएंगे, जब तक ये चीज 1 नहीं हो जाती। ये चीज 1 नहीं हो, 1 पे बेस केस है, 1 पे रिटर्न करेगा।
1 1, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो ये n है, ये भी n है, कितने 2 कॉल हुए, फिर इस वाले में भी 4 कॉल हुए, ठीक है, तो 4 कॉल, चारों कॉल को अगर हम ऐड करें तो n है, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे हर बार, और वो ऑपरेशन जो होगा वो साइज पर डिपेंड करेगा n पर। तो हमने टोटल ऑपरेशन यहाँ पर निकालने की कोशिश करी कि भाई यहाँ पर टोटल ऑपरेशन कितने करेंगे, n। यहाँ पर n/2 प्लस n/2, n/4 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 n/4, यहाँ पर भी n हमने परफॉर्म करी, मान लेते हैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो साइज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कितनी बार होगा n? ट्री की हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? हाइट ऑफ ट्री होगी log n हमने देखी थी कि n को कितनी बार 2 से डिवाइड कर सकता हूं मैं, कि वो अभी हमने देखा था O ऑफ log n, तो वही तो है, n को n/2 n/4 n/8 ऐसे कर करके जब तक 1 नहीं आ जाता। तो ये log n हाइट हो गई। तो हर लेवल पे n ऑपरेशन लग रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? हर लेवल पर n, कितने लेवल? log n लेवल। तो बिग O हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया रिकर्सिव का। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया रिकर्सिव का, और मैं यहाँ पर कुछ कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करूंगा। परफॉर्म ऑपरेशंस इन लीनियर, मतलब प्रोपोर्शनल टू, हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जितनी भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो इनपुट n पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर n n/2 है तो ऑपरेशंस जो टोटल होंगे n/2 होंगे। तो हमने वैसे करके इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली। तो एक तो ये चीज हो गई। अब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं फटाफट से। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन में हमें सामने से नहीं दिखती है, लेकिन इसमें होती है। इसकी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, वरना लंबा हो जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल प्रॉब्लम की क्या होती है वो देखते हैं। तो मान लो कि हमारे पास कोई n इनपुट आया था, ठीक है, n इनपुट आया। अब मेरे को एक 2D अरे बनाना है n क्रॉस n का, क्योंकि मैं 2D DP से इसे सॉल्व करना चाह रहा हूँ, डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब नहीं पता तो इग्नोर करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पेस कितना लगा? स्पेस लगा बिग O ऑफ n², ठीक है। यहाँ पर n² स्पेस मैंने लिया। अगर मैंने इनपुट साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वैसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो मैं एक बार डेफिनेशन भी लिख देता हूँ फटाफट से क्लैरिटी के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो भाई ये वही है कि भाई इनपुट n, इनपुट साइज n पर कैसे डिपेंड कर रहा है हमारा स्पेस कैसे डिपेंड कर रहा है इनपुट साइज पर, यही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। मान लो अगर इनपुट साइज n है, मेरे को एक, जैसे अभी मैंने दिखाया, 2D अरे बनाना पड़ा n क्रॉस n का, यानी कि एक मैट्रिक्स n क्रॉस n का। तो स्पेस क्या हो गया यहाँ पर? n² मेरे को लेना पड़ा। तो बिग O में ही इसे रिप्रेजेंट करते हैं n²। मान लो इनपुट साइज n था, मेरे को सिर्फ एक एरे चाहिए लीनियर n साइज का, तो यहाँ पर बिग O क्या हो जाएगा? O ऑफ n। और मान लो इनपुट n था, मेरे को कोई भी स्पेस नहीं लेना पड़ा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। वर्स्ट केस में कितना स्पेस लेना पड़ा, वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत आसान है ये वाली चीज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम आती है, स्पेस में कभी ज्यादा नहीं आती, क्योंकि इसमें दिख रहा होता है। तो n आया कुछ, मान लो मैंने ये लिया, अभी तो n² हो गई। अभी मेरे को ये नहीं लेना, ठीक है। मैंने कुछ परफॉर्म ऑपरेशंस और प्रिंट, आंसर प्रिंट कर दिया। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? O ऑफ 1, कांस्टेंट स्पेस, n के ऑर्डर में मैंने कोई भी स्पेस नहीं लिया, ठीक है। अब मान लो मेरे को एक लीनियर एरे लेना पड़ा, एरे n साइज का, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? O ऑफ n। तो ऐसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं, क्योंकि ये दिख रहा होता है कितनी हमने लिया, तो ये काफी आसान होता है। और इन सब का स्पेस हम निगलेक्ट करते हैं। इस वेरिएबल का स्पेस कांस्टेंट है, तो हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं ऑर्डर ऑफ n के रिस्पेक्ट में। अब रिकर्सिव कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिखती तो नहीं है ऐसे कि कितना लिया, लेकिन उसकी होती है, स्टैक यूज होता है, तो उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटेल में देखा हमने। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना, समझ नहीं आया तो वो भी पूछना, ठीक है।
तो यही था आज की वीडियो में, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर देना चैनल को। अनकोड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैं ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसको आता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो एडवांस चीज़ें भी आएगी, तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए बने रहो और चैनल को लाइक ज़रूर करो, मोटिवेशन आएगा और बढ़िया वीडियो आएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मज़े करो।